वो चल रहा आपको। आज हम बच्चों पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें हम बिगिन करते हैं विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सेल वॉल एंड इट इज वेरी यूनिक। इट इज मेड अप ऑफ म्यूरीन। ये आप चीजें पढ़ चुके हैं एफएससी में। म्यूरीन को टेक्निकल जबान में, ओल्ड इंग्लिश में म्यूरीन कहते हैं, न्यू लैंग्वेज में इसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन। ये पेप्टिडोग्लाइकैन इज यूनिक टू बैक्टीरिया ओनली। देयर इज नो अदर ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड जो पेप्टिडोग्लाइकैन बनाता हो। पेप्टिडोग्लाइकैन इज a combination of NAG and NAM. NAG and NAM, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid की दो कॉम्बिनेशन के साथ पेप्टिडोग्लाइकैन बनती है, जिसको ओल्ड वर्ल्ड में हम म्यूरीन कहते थे। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल वॉल। ठीक है। The primary and most important function of the cell wall is what? Gives shape. It is one of the hardest and strongest substance on the living body. सबसे तगड़ा substance बनता है। And it gives shape. It gives shape, it gives size, it gives protection. अगर जेनेटिक्स में लिखा हुआ है कि पेप्टिडोग्लाइकैन ने राउंड होना है तो वो स्क्वायर नहीं होगी, स्क्वायर होने से बचाएगी। सो इट गिव्स शेप, साइज एंड रिजिडिटी। इट गिव्स शेप, साइज एंड रिजिडिटी। रिजिड बना देती है, प्रोटेक्ट करती है। फिजिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर है, ऑस्मोटिक बैरियर है। ठीक है ना, हर किस्म का बैरियर है। अब ये जो सेल वॉल है, इसका देखो एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। तो वो है, हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। एनाटॉमी में और क्या चीज पढ़ते हैं कि वो किस चीज का बना हुआ है? वो बना हुआ है म्यूरीन और पेप्टिडोग्लाइकैन का। ठीक है, ये हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शन क्या है? इट गिव्स शेप, साइज एंड प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। जो अंदर इसके नीचे जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके जो अंदर जो होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज की होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जिस तरह आपने यूकैरियोट्स में पढ़ा है ना, या एफएससी में पढ़ के आए थे कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, वो ऐसे करके वो धागे से बने हुए हैं और वो मेम्ब्रेन से बनी हुई है और वो गोले गोले से लगे हुए हैं। ये बिल्कुल वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, वही सेम वही है जो यूकैरियोट्स की ऑलमोस्ट से मैचिंग है। इसका फंक्शन है ऑस्मोटिक बैरियर। ये क्या है? ऑस्मोटिक बैरियर। ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब कि जो चीज अंदर आने से रोकनी है उसको रोक दो, जो चीज बाहर जाने से रोकनी है उसको रोक दो, जिस चीज को अलाउ करना है उसको आने दो, जिस चीज को बाहर जाना है उसको जाने दो। ऑस्मोटिक बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है। अब अगर बाहर बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाए, बाहर बहुत ज्यादा सराउंडिंग में सॉल्ट हो जाए, तो ये यहां से पानी निकल के बाहर जाएगा ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। लेकिन ये सेल वॉल जो है, तो ये तो रिजिड है, ये इसको टूटने नहीं देगी, रिंकल अपनी होने देगी। बैक्टीरिया अपना साइज सेम रखेगा, अंदर से मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। अगर अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाए और बाहर सॉल्ट ना हो, तो फिर ये स्वेलअप करनी है ना, इसने गुब्बारे की तरह राउंड होना है, ये फूलेगी मेम्ब्रेन, लेकिन ये उसको शेप चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। इट इज एन ऑस्मोटिक बैरियर। एक और इसका बड़ा यूनिक फंक्शन है, ये वो सारे केमिकल्स रखती है जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं।
ये वो सारे केमिकल्स और साइटोक्रोम सिस्टम रखती है अपने अंदर जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बैक्टीरिया बाय डिफॉल्ट माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता, बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैक्टीरिया खुद ही एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल में गया, यूकेरियोटिक सेल में, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी सेल मेम्ब्रेन एटीपी जनरेशन करती है। जो एनर्जी चाहिए ना, इसको ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, जो चीजें चाहिए वो इसकी सेल मेम्ब्रेन करती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन आमतौर पे देखा गया है कि कुछ कुछ हिस्सों में कुछ इस तरह का फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम मीजोसोम कहते हैं कुछ साइंटिस्ट कि एक्चुअल वो चीज है जो एनर्जी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि मीजोसोम कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख रहे होते हैं, स्लाइड को काट के देख रहे होते हैं, बैक्टीरिया को काट के देख रहे होते हैं, तो ये उसके आर्टिफैक्ट्स होते हैं, गलतियां होती हैं, स्टेनिंग की गलतियां हैं, कटिंग की गलतियां हैं। लेकिन ज्यादा तौर पे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बैलूनिंग या फ्लावर लाइक प्रोजेक्शंस करती है मुख्तलिफ प्लेसेस पे, और वो प्रोजेक्शंस कभी कम हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन उसके साथ। इसके अंदर एक फ्री फ्लोइंग सर्कुलर डीएनए होता है। फ्री फ्लोइंग सर्कुलर डीएनए। आमतौर पे एक ही डीएनए होता है, कभी कभी डीएनए ज्यादा भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में 2 डीएनए भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया में एक ही डीएनए होता है। वो जो डीएनए होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ये सर्कुलर होता है। क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? डीएनए से। एक डीएनए है, आपके अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ है, और वो एक डीएनए पड़ा हुआ है, और वो डीएनए आमतौर पे मीजोसोम के साथ कभी कभी क्लोज एसोसिएशन में आ जाता है। कभी कभी क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्लोज एसोसिएशन में आ जाता है विद दी मीजोसोम। यहां पे जब आ जाता है ना, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन या प्रोटीन प्रोडक्शन होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक हो गया? अब ये है सर्कुलर क्रोमोसोम जो कि बना हुआ है डीएनए के साथ। कभी कभी क्रोमोसोम यूनिक होता है, 1 होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया हाउस ओनली 1 क्रोमोसोम, 1 सर्कुलर क्रोमोसोम। हमारे जो यूकेरियोट्स हैं, इनमें जो क्रोमोसोम है वो किस तरह का होता है? लीनियर होता है ना। वो ऐसा नहीं पढ़िया सी एफएससी च ऐसा है ना। तो साडा बैक्टीरिया का डीएनए है ना, ये सर्कुलर होता है, क्लोज्ड बाउंड। आमतौर पे एक छोटा सा डीएनए का पार्ट या क्रोमोसोम का पार्ट एक छोटा सा यहां भी पड़ा होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। डीएनए तो इस क्रोमोसोम में है, कभी कभी एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम यहां भी पड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें क्या करती हैं? जेनेटिक मटेरियल, आपका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया ने किस तरह का होना है, कौन सा रिएक्शन करना है, कि किस तरह डॉटर सेल्स को ट्रांसफर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल की इन 3 चीजों में होती है, बल्कि क्रोमोसोम में और प्लाज्मिड में। दूसरी, रेप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करना है, वो भी इसमें इंकोडेड होती है। तीसरी, एनर्जी प्रोडक्शन, वो भी इसी में होती है। चौथी, प्रोटीन फॉर्मेशन, वो भी इसी में होती है। इन जनरल इसमें 3 चीजें होती हैं
रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए क्रोमोसोम एक है उससे 2 क्रोमोसोम बन जाए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि क्रोमोसोम एक है उससे राइबोसोम बन जाए, उससे एमआरएनए बन जाए। और ट्रांसलेशन का मतलब कि एमआरएनए है उससे प्रोटीन बन जाए। ये 3 चीजें, ये लोग करते हैं। सो हमारे फंक्शंस ये हैं, 3 चीजों के फंक्शंस ये हैं। और क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? डीएनए का बना होता है। एक और चीज होती है इसमें एक छोटा सा यहां पे फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, बॉडीज पड़ी होती हैं। इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। सोम का मतलब बॉडी, सोम का मतलब बॉडी। राइबोसोम पड़े होते हैं। ये राइबोसोम एट द सेम टाइम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, और इसके साथ एट द सेम टाइम प्रोटीन भी बन रही है। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम पड़ा हुआ है। राइबोसोम जो है ये एमआरएनए है और ये प्रोटीन का चेन है। ठीक हो गया। अब ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम पड़े हुए हैं, ये कभी क्रोमोसोम से दूर होते हैं, कभी क्रोमोसोम के नजदीक हो जाते हैं। जब एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तब ये करीब हो जाते हैं, जब दूर होते हैं तो दूर हो जाते हैं। एफएससी को याद करें कि आपने कहा था सारा कुछ कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में जाता है, क्रोमोसोम के पास बैठता है, वहां से जेनेटिक कोड लेता है, बाहर आता है न्यूक्लियस से बाहर आके ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनती है। ऐसा बैक्टीरिया में नहीं होता। बैक्टीरिया में ये तीनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। हो सकता है कि इसकी रेप्लिकेशन भी हो रही हो, डीएनए क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन भी हो रही हो, क्रोमोसोम की ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही होगी, एट द सेम टाइम रेप्लिकेशन भी हो रही है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी हो रही है, नीचे प्रोटीन भी बन रही है। ये तीनों काम इकट्ठे होते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। राइबोसोम फ्रीली मूव करते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो जाते हैं, क्रोमोसोम को अनवाइंड करते हैं, करके वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, साथ ही साथ नीचे ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। साथ उसकी एमआरएनए कॉपी बन रही है, यह साथ इसको रीड करी जा रहा है, साथ में यहां से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, इसको भी रीड करी जा रहा है और ट्रांसलेशन भी करी जा रहा है। ठीक है, ये काम साइमल्टेनियसली होते हैं। इसका राइबोसोम का फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। असल जो फंक्शन है लिविंग बॉडी का, वो बॉडी का फंक्शन ये है असल कि आपने जीनोम से, क्रोमोसोम से इंफॉर्मेशन लेनी है और प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन फिर जो है ना वो 3 किस्म की होगी। नंबर 1, या तो वो स्ट्रक्चर में यूज होगी, हो सकता है सेल वॉल बने उससे, हो सकता है उससे सेल मेम्ब्रेन बने, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक ए ब्रिक, ईंट की तरह वो बिल्डिंग ब्लॉक होगा। या वो फंक्शनल होगी, उसका कोई फंक्शन होगा। फंक्शनल होगी तो वो एंजाइमेटिक होगी, या तो वो एंजाइमेटिक होगी, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई प्रो एंजाइम हो सकता है। ठीक है ना? तो या तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी या फिर वो फंक्शनल प्रोटीन होगी, या वो कोई मीडिएटर होगा। मीडिएटर मतलब कि ऐसी प्रोटीन जिसने बन के रेप्लिकेशन में हेल्प करनी है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करनी है, या ट्रांसलेशन में हेल्प करनी है। ठीक है ना? मेन फंक्शंस में हेल्प करनी है। तो ये 3 चीजें। अब ये जो फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत सारी किस्में होती हैं। इट में भी टॉक्सिन, जहर भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी भी कर सकती है। इट में भी पॉलिसिन, दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो करने में रोक भी सकती है। इट में भी हार्मोन, इट में भी ए फंक्शनल प्रोटीन, इट में भी कोई एंजाइम हो सकता है जेनेटिक। तो इसमें फिर बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। ठीक है? फंक्शनल में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं।
ये बैक्टीरिया का अभी तक का शेप बनाया हमने। इसके अलावा बैक्टीरिया में क्या होता है? बेटा ये आपको इधर डालें, लिखे ना, यू मेक इट पिक्चर ऑफ दिस, आपस में शेयर कर लीजिएगा। लेक्चर आपके पास है, उसको सुन लीजिएगा जी। क्या बेटा? स्ट्रक्चर के साथ मीडिएटर, CR इज अ मीडिएटर ऑफ योर क्लास, हेल्पर। ओके, अब ये हो गई चीजें हमारे पास। ये क्रोमोसोम हो गया, ये प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? प्लाज्मिड ऑफ कोर्स डीएनए का बना होता है, ये तो हमें पता है कि ये डीएनए का बना होता है। कई दफा ये लीनियर होता है, कई दफा ये सर्कुलर होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? कोई भी स्पेशलिटी लेनी हो, रेजिस्टेंस लेनी हो, ड्रग रेजिस्टेंस लेनी हो, कोई टॉक्सिन बनानी हो, कोई चीज बनानी हो, वो प्लाज्मिड का काम है। कोई भी स्पेशलिटी, कोई भी स्पेशल फंक्शन, कोई भी बैक्टीरिया का स्पेशल फंक्शन जो उसने लेना है, वो जेनेटिकली ट्रांसफर करना है अपने बच्चों को, तो वो स्पेशलिटी जो है वो प्लाज्मिड करता है। अच्छा, अब यहां पे ना ये तकरीबन हो गया। अब इसके बाहर एक हल्की सी लेयर होती है। कई दफा ये लेयर बहुत बड़ी होती है और कई दफा ये लेयर बहुत छोटी होती है। जब ये लेयर बहुत पतली सी हो तो इसको बोलते हैं एस लेयर। जब ये पूरा कैप्सूल हो तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। और जब ये बहुत ज्यादा हो और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं तो इसको बोलते हैं स्लाइम। टेक्निकल नेम इसका जो है वो है, वो मनो आप भूल गए सॉरी, हूं याद आ रहा दसना कभी। ये जो है ना कैप्सूल, और ये किसका बना होता है? ये बना होता है LPS का, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड का। या कभी कभी ये बना होता है प्रोटीन का, कभी कभी ये प्रोटीन का बना होता है, कभी कभी ये LPS का बना होता है। जब ये LPS का बना होता है तो ये एंडोटॉक्सिन है। इसका फंक्शन क्या है? ये एंडोटॉक्सिन के तौर पे काम करता है। एंडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होती है जो बैक्टीरिया टूटने से रिलीज होती है और बीमारी कॉज करती है। ये एंडोटॉक्सिन डिजीज प्रोसेस में काम करता है। कभी कभी इसका फंक्शन ये होता है कि इसको खाता भी है बैक्टीरिया, यूटिलाइज करता है। अब फर्स्ट करो जैसे मैं हूं, आजकल मैं थोड़ा सा कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से मैं थोड़ा सा हिल गया हूं, तो मैं ना ब्रश करना और अपनी ग्रूमिंग करना भूल गया हूं। यानी कि मैं ग्रूमिंग नहीं करता, लेजी कहते हैं ना, लेजी बगर बन गया हूं। तो जब ये दांतों के ऊपर होता है ना, जब हम फूड खाते हैं तो दांतों पे ना फूड जम जाता है। जब दांतों पे फूड जम जाता है ना, तो वो फिर बैक्टीरिया उसको यूज करता है और केरीज बनाता है। जब हम रोज ब्रश करेंगे तो फूड नहीं जमा होगा ना, तो फिर क्या करेगा बैक्टीरिया? कैसे सरवाइव करेगा? फिर वो अपना कैप्सूल ही खाता है, अपने कैप्सूल को खाना शुरू कर देता है, उसी को यूटिलाइज करता है, उसी को यूटिलाइज करके अपनी सर्वाइवल करता जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज एंडोटॉक्सिन, इट कैन बी यूज्ड एज फूड, इट गिव्स प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन इस तरह की कि ये उसको नरम और रखता है, मॉइस्ट रखता है, बैक्टीरिया को ब्रिटल नहीं होने देता, बैक्टीरिया को ड्राई नहीं होने देता, ब्रिटल नहीं होने देता, मॉइस्ट रखता है। और ये डिजीज को भी करता है, डिजीज प्रोटेक्शन, मतलब डिजीज यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन भी देता है। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम कभी कभी धोखा खा जाता है, होस्ट का इम्यून सिस्टम धोखा खा जाता है कैप्सूल की बेस पे। और ये इम्यूनोजन भी है, सेल वॉल भी इम्यूनोजन है, इम्यूनिटी बनाती है, कैप्सूल भी इम्यूनिटी बनाता है, और भी चीजें हैं जो इम्यूनिटी बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेन चीजें जो बैक्टीरिया में हमें बाहर नजर आ रही हैं। एक तो हमें बाहर कैप्सूल नजर आ रहा है। कैप्सूल किसका बना होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड का, लिपोप्रोटीन का, या बना होता है प्रोटीन का, बिल्कुल प्रोटीन का बना होगा। दोनों केस में हम उसको अगर तो एक हल्का सा लेयर है तो उसको हम कहेंगे एस लेयर, अगर बड़ा है तो उसको कहेंगे कैप्सूल,
और अगर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे आ जाते हैं बैक्टीरिया तो उसको बोलेंगे स्लाइम। अब स्लाइम जो है वो आमतौर पे देखा गया है बच्चों में एक निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। हमारे ना एशियन कंट्रीज में एक निमोनिया बच्चों में फैलता है, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। जो इंटरस्टिशियल निमोनिया नहीं होता, जान दो एग्जाम्पल रहने दो, इसकी एग्जाम्पल्स भी होती हैं। एक ना निमोनिया होता है हमारे बच्चों में, एशियन कंट्रीज में ज्यादातर होता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया, आईपीडी। उसकी वैक्सीन बनाई है और उसकी वैक्सीन इस कैप्सूल की वजह से बनाई है, स्लाइम की वजह से। वो इतना ज्यादा कैप्सूल बना लेता है कि उसमें बहुत सारे छूट जाते हैं और वो पकड़े ही नहीं जाते बैक्टीरिया। बड़ी सीवियर बीमारी है, उससे बहुत ज्यादा डेथ्स होती है हमारे एशियन कंट्रीज में। एक होता है कैप्सूल, कैप्सूल एलपीएस का हो तो ग्राम नेगेटिव का होता है, अगर प्रोटीन का हो तो यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है। बैसिलस का प्रोटीन का होता है और बाकी एंटेरोबैक्टीरियासी का एलपीएस का होता है। ये एग्जांपल्स रहने देंगे आपको, आहिस्ता आहिस्ता सर जब आएंगे ना खुद ही टेक ओवर करेंगे, वो खुद ही बताते जाएंगे, ठीक है। सो अब एक्सटर्नली हमारे पास जो है चीजें और इंटरनली मोटी मोटी ये चीजें हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन बन रही है और जो फ्लूइड बन रहा है ये कहीं पे स्टोर भी तो होता है, होना है ना। उसके लिए स्टोरेज के लिए हमारे पास एक बबल्स हैं, बड़े बड़े बबल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, बबल्स हैं, सिर्फ बबल्स हैं, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड कुछ नहीं है, इसमें कोई चीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज जो है ये इट कैन बी ए गैस वैक्यूल, इसमें अगर गैस भरी हो तो गैस वैक्यूल, अगर इसमें मैग्नेट भरा हो, फेरस मतलब आयरन भरा हो तो मैग्नीटोसोम, अगर इसमें फास्फोरस भरा हो तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरे हो, स्टार्च भरी हो तो स्टार्च वैक्यूल। तो ये इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड और ये पड़े होते हैं स्टोरेज वैक्यूल की तौर पे। किसी में ऑक्सीजन पड़ी हुई है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है, किसी में कार्बोक्सीसोम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, फेरस जो है वो पड़ा हुआ है मैग्नीटोसोम्स के अंदर, और मतलब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ये ऑर्गेनेलीज नहीं है। यूकैरियोट्स में बकायदा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें स्टोरेज का काम किया जाता है। इसमें वो नहीं होता, इसमें बबल होता है। दे आर सिंपली कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, वैक्यूल्स और इंक्लूजन बॉडीज। और ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट, फैट मॉलिक्यूल। हाँ हाँ, नहीं एक हल्की सी लेयर होती है लेकिन वो डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। जिस तरह ये डबल फॉस्फोलिपिड है ना, वो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं अभी तक हमने पढ़ी जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन हो। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता। बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन बाउंड चीज नहीं होती, सब कुछ हवा में है, ठीक है। अब इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन से मिलके सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल वॉल के अंदर बना हुआ एक चीज होती है जो इसको मूव कराती है। दिस इज कॉल्ड ए फ्लैजेला। फ्लैजेला ये मूवमेंट का काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए फ्लैजेला इज मूवमेंट। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता। फ्लैजेला, फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन उस प्रोटीन का नाम है जिससे ये बना होता है। इसकी जो मूवमेंट है वो रोटेटरी मूवमेंट है। रोटेटरी मूवमेंट कैसे होता है? ऐसे मूव करता है, समझ आ गई? इसको कहते हैं रोटेटरी मूवमेंट, रोटेट। अब ये इधर को मूव कर रहा है, सारा करंट ये फ्लैजेला में मूव कर रहा हूं ना, तो मेरे इर्द गिर्द जितना फ्लूइड मीडियम है वो एक ही करंट में चल रहा है ना, तो मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं। अब आगे देखा कि ये जहरीली चेयर्स हैं, इन जहरीली चेयर्स पे बैठूंगा तो मैं तंग होऊंगा, तो मैंने फटाफट अपने आप को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। अब मैं ऐसे हो रहा हूं, गड़बड़ा गया ना मीडियम, ऐसे चल रहा था करंट, एकदम गड़बड़ा गया, उल्टा हो गया, फिर मैं ऐसे मूव करना शुरू हो गया।
फिर उसने कहा कि अब सीधा चल, अब फिर जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे हुआ ना तो मैंने सीधा चलना शुरू कर दिया, फिर करंट सेट हो गया। जब वो सीधा फिर सीधा जा रहा, वो घर की तरफ जा रहा है, फिर उसने उल्टा घूमना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं रन टम्बल रन। क्लॉकवाइज मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, एक मूवमेंट कंटिन्यू करेगा तो स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। अगर बार बार अपनी मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो फिर क्या करेगा, टंबल करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। तो रन टंबल रन के फेज पे ये डिटेक्ट करता है और मूव करता है। यानी कि अगर इसने स्ट्रेट लाइन में जाना ना तो एक ही मूवमेंट को फॉलो करता जाएगा। अगर इसने टंबलिंग करनी है, चेंज करनी है डायरेक्शन, तो फटाफट बार बार जो है ना वो अपनी मूवमेंट चेंज करेगा, कभी क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी काउंटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसकी बेसिक फंक्शन है फ्लैजेला की मूवमेंट। ये बहुत सारे होते हैं, ये भी आपको डिटेल में जब फ्लैजेला आएगा तो फिर वो पढ़ाएंगे। अभी तो हम सिर्फ फंक्शनल एनाटॉमी कर रहे हैं ना, मोटी मोटी चीजें पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। बैक्टीरिया पे, तकरीबन सारे बैक्टीरिया पे, मोस्टली बैक्टीरिया पे छोटे छोटे बाल होते हैं जो निकले होते हैं। इनको बोलते हैं हम विलाई। विलाई ये कहते हैं कि पाइलन, अभी तक मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, आमतौर पर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट देखते हैं कि किस चीज के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये विलाई है, ये विलाई या सीलिया, सीलिया दे कैन बी कॉल्ड एज सीलिया, लेकिन सीलिया तो जरा होते हैं ना, सही तरह होते हैं। ये विलाई है, बेसिक यूनिट है। विलाई जो है इसका काम है स्टिक करना, किसी चीज पे पकड़ लेना, कॉलोनाइज करने के लिए किसी जगह पे स्टिक करना पड़ता है। तो विलाई का मेन फंक्शन है किसी जगह पे स्टिक कर लेना, पकड़ बना लेना उस जगह पे। कई विलाई जो है और ये बने होते हैं प्रोटीन के, पाइलिन प्रोटीन के। अभी तो इसको हम पाइलिन प्रोटीन ही कहते हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसको अलहदा प्रोटीन कोई कदा साइंसदान को मेरे वर्गा पागल फड़ लिया, उन्हें क्या नहीं है विलेन, विलेन एनु कहो एनु ना दियो विलेन, उन्हें ना दियो पाइलिन। कभी कभी विलाई लंबे हो जाते हैं, कभी कभी विलाई लंबे हो जाते हैं, दे कैन बी 2 to 8 हो सकते हैं। इनको बोलते हैं पिल्लाई। बेटा मुझे लगता है मैं गलत पढ़ा रहा, थोड़ी सी मुझे लगता है मैं गलत चला गया। हाँ पिल्लाई कहते हैं मेरे में, माइक्रो पिल्लाई या माइक्रोपाइलस या पिलस या पिल्लाई कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन इनका काम, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो बाहर जो चीजें हैं उसमें फ्लैजेला आ गया, उसमें विलाई आ गए, उसमें पिलस आ गया। पिलस का काम रिप्रोडक्शन, विलाई का काम स्टिक करना किसी चीज को, कॉलोनाइज करना किसी चीज को। एक बीमारी होती है गनोरिया, हमारे मेल जो प्यूबर्टी में से निकल आते हैं ना, तो उसके बाद जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो एक बीमारी फैलती है गनोरिया। वो गनोरिया फैल ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक कैप्सूल और विलाई या पोटेंट ना हो। वो एक बैक्टीरिया के खास विलाई हैं और खास कैप्सूल है जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज करता है, क्योंकि वो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टिक कर जाता है। जब स्टिक करता है तो फिर वहां पे रिप्रोड्यूस करके ग्रो करता है, जब ग्रो करता है तो फिर वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, मोटे मोटे बैक्टीरिया खाना कुछ इस तरह का है। उनको चीज मैं भूल गया हुआ तो मुझे याद नहीं बेटा। मैं ना सिर्फ आज सुता रहा सारा दिन, आज ताइशा भी नहीं ना लाई, आज सुता रहे सारा दिन, सुबह उठ के सो गया खा के। चलो ये बेटा मेरा ख्याल है कि कंप्लीट, हाँ क्या काफी तू मतलब पहले तुम पढ़न आए हो या गपशप लाने आए हो? मैं तुम पढ़ाया तो कुछ है नहीं, तुम की प्रॉब्लम है? गपशप लाई है ना। हूं एदी तस्वीर खिंच बेटा, हूं ये तस्वीर खिंच सारी। ये मुझे पेपर में वीक आउट क्वेश्चन है, इसी तरह की डायग्राम बनाओ, 10 नंबर दूंगा पूरे। इधर उधर आपने, आपके पास अच्छा कैमरा, आपने तस्वीर लेनी है तो करीब से आके लें ताकि क्लियरली नजर आएगा। आ जाती है, एकदम हो जाता है। चलो, मुझे ये सवाल लीक आउट है, पेपर आपका निकल गया है, पेपर का सवाल आपको बता दिया है, ये सवाल ऐसा जाना है, इसके 10 या 20 नंबर होने और आपने यही चीज रिप्रोड्यूस करनी है। अगर आप ये कर गए 10 मिनट, और मैंने जो इस तरह रिप्रोड्यूस कर गया
मैंने उसके पेपर को चेक भी नहीं करना और उसको पूरे पूरे नंबर दे जाने। ये ऐसे ही होना है। ये बिल्कुल सेम रिप्रोड्यूस कर दो मुझे पेपर के अंदर, मैं आपको 9 नंबर दिए ना 10 में से, मेरा नाम बदल देना। 30 नंबर का सवाल होगा ना, 30 पूरे दूंगा। अगर आप ये डायग्राम रिप्रोड्यूस कर गए, समझ गए, रिप्रोड्यूस कर गए पेपर में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और जो कि आप में से कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। आप समझेंगे ये बाबा बकवास करके गया। ये मैंने पेपर लीक आउट कर दिया आपका बगैर पैसे लिए, एक चाय के कप पे जी। अच्छा अब बेटा दूसरी चीज, अब हम चलते हैं वायरस पे। वायरस की मॉर्फोलॉजी क्या है? वायरस जो है वायरस कुछ इस तरह का होता है। इस शेप को कहते हैं आइकोसाहीड्रल। इस शेप को कहते हैं आइकोसाहीड्रल। ये पूरे जो है, ये जो बॉल्स है, इनको हम कहते हैं कैप्सोकेयर। इसको हम बोलते हैं कैप्सोकेयर। ये वायरस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये वायरस पढ़ रहे हैं। कैप्सोकेयर आर दी प्रोटीन यूनिट्स जो कि मिल के बनाते हैं कैप्सिड। कैप्सोकेयर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो ईंटें हैं, वो छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं जो मिल के बनाते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती है आइकोसाहीड्रल। आइकोसाहीड्रल, आइकोसाहीड्रल। इसे जियोमेट्रिक शेप, जियोमेट्रिक शेप है ये। इसकी अगर डिटेल पढ़नी हो तो आपको बता दूंगा। इसके स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल फेसेट्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, और क्या कुछ अलग अलग होता है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता, हर वक्त भूल जाता हूँ। वर्टाइसिस होते हैं इसके, हर वक्त भूल जाते हैं, रटा मारने वाली बात है वो भूल जाते हैं। तो कैप्सोमेयर आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि बेसिकली बनाते हैं कैप्सिड मिलके, और कैप्सिड जो है वो आइकोसाहीड्रल शेप में ऑर्गेनाइज होता है। इसका बेसिक फंक्शन बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग, ये रूम की जो वॉल्स हैं वो लाइक ए कैप्सिड है। ये रूम की वॉल्स हैं, इट्स लाइक ए बिल्डिंग। ये हमें प्रोटेक्शन देता है, ये हमें बचाता है फिजिकल एक्टिविटी से, ये हमें केमिकल डिग्रेडेशन से बचाता है, फिजियोकेमिकल डेंजर से ये बचाता है वायरस को। बिल्डिंग ब्लॉक है, ईंटें हैं ये ईंटें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देयर इज अ जीनोम। जीनोम क्या होगा? आइदर दैट इज ए डीएनए और एन आरएनए। यहां पे ये याद रखिएगा कि जो भी चीज होगी वो और होगी। डोंट से कि एक डीएनए है और उसके साथ आरएनए है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर डीएनए है तो उसको हम कहेंगे डीएनए वायरस, अगर आरएनए है तो उसको कहेंगे हम आरएनए वायरस। अगर आरएनए है तो या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एक स्ट्रैंड होगा, या वो 2 स्ट्रैंड होंगे, या सिंगल स्ट्रैंड होगा या 2 स्ट्रैंड होगा। कितने स्ट्रैंड होने चाहिए डीएनए के? डबल। तो ज्यादातर वायरसेस जो डीएनए के हैं वो डबल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। 1, 2, 3 हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड, बहुत कम वायरसेस हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। ज्यादातर कौन से हैं? डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए कितने स्ट्रैंड का होता है? सिंगल। आरएनए भी या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो बहुत कम वायरसेस हैं जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। उसमें बिरना वायरडी आता है, वो एनिमल्स का है, वो मैं उसकी एग्जांपल नहीं देता। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है ये कौन सा होगा? सारे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ज्यादातर हमेशा आरएनए वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, क्योंकि आरएनए की ये कैपेबिलिटी है कि वो यूनिक उसकी कैरेक्टर है कि वो जब सिंगल स्ट्रैंड में होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। डीएनए की ये क्वालिटी है कि वो जब डबल स्ट्रैंड में होगा तो वो नेचर में ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, आरएनए के लिए सिंगल स्ट्रैंड,
और डीएनए के लिए डबल स्ट्रैंड। और अगर सिंगल स्ट्रैंड, फ्यू डीएनए वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड, फ्यू आरएनए वायरसेस आर डबल स्ट्रैंड। ठीक हो गया? यहां तक सो फार सो गुड। इसका फंक्शन क्या है बेटा? बुरी बात, वॉल्यूम कम करें, साइलेंट पे लिख दें, साइलेंट पे लिख दें। फंक्शन इसका है जीनोम हैंडल करना। जीनोमिक मटीरियल है, हेरिडिटरी मटीरियल है। यहां से पता लगता है कोड ऑफ लाइफ। इसका कोड ऑफ लाइफ यहां पे पड़ा है, ये इसका फंक्शन है। इसके इर्द गिर्द आमतौर पे एक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया होगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। लाइक इसके हमारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है ना, इसी तरह इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होगा। एक रफ सा एरिया होगा जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा। न्यूक्लियस कैप्सिड का फंक्शन है कि ये इंपार्ट करता है रेजिस्टेंस, जीनोम को खत्म नहीं होने देता, जीनोम को मरने नहीं देता, जीनोम को स्टेबल रखता है। समटाइम्स इस वायरस के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स पड़ी होंगी, दीज आर एंजाइम्स, या मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स जो हैं जेनेटिक एंजाइम्स हैं, मे बी रेट्रो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो सकता है, कोई डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है, कोई आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है। ये वो एंजाइम्स हैं जो वायरस अपने अंदर कैरी करता है, जो एड करती हैं इस जीनोम की रेप्लिकेशन में। अगर ये कहा जाए कि वायरस कभी एंजाइम नहीं कैरी करता, ये गलत है। वायरस बायोकेमिकल एनर्जी वाले एंजाइम्स नहीं कैरी करता, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे एंजाइम समटाइम्स जरूर कैरी करता है जो उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करे। ठीक, अब इसी कैप्सिड के ऊपर यहां पे एक लाइन लगा दो, यहां पे एक लाइन यहां पे लगा दो, 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 एक लाइन यहां पे लगा दो। ठीक हो गया? These are peplomers. मर्स का मतलब पॉलीमराइजेशन, पेप्लो का मतलब प्रोटीन पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर्स हैं, पेप्लोमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन के पॉलीमर्स। ये एड, इनका फंक्शन ये है कि ये एड करते हैं एंट्री मैकेनिज्म में। वायरस जब तक होस्ट में एंटर नहीं होगा तब तक बेकार है। वायरस को एंटर होने के लिए हेल्प चाहिए। हेल्प वो किससे लेता है? इस रिसेप्टर लाइगैंड थ्योरी से। ये पेप्लोमर्स जाके अटैच करते हैं और सेल इनको अपने अंदर ले लेता है। पेप्लोमर्स, इसमें HA है, NA है, इसमें S स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक आजकल मशहूर है कोरोना की, स्पाइक प्रोटीन, हर कोई एस प्रोटीन कर रहा है आजकल वो जाओ ना ग्वाला भी कह रहा होता है सर वो स्पाइक प्रोटीन दा करना की है, वो मैं आप नहीं पता की करना। ये वो सारे पेप्लोमर्स होते हैं। समटाइम्स दिस कैन नॉट हेल्प, आई नीड मोर थिंग्स। वायरस कहता है मुझे एक और चीज चाहिए। वो रेप्लिकेशन के दौरान निकलते निकलते सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा भी ले जाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का हिस्सा भी ले जाता है साथ। उसको कहते हैं एनवेलप। एनवेलप इज नथिंग बट सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा, वो हिस्सा जो एग्जिट के वक्त वायरस अपने साथ कमरे का हिस्सा साथ ले जाए, दीवार साथ ले जाए। उसके ऊपर ये होता है कि उसके ऊपर कोडिंग हुई होती है, प्रोटीन कोडिंग हुई होती है, वो कोडिंग वायरस की हुई होती है, वो बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो एनवेलप, कुछ वायरसेस जो हैं वो एनवेलप होते हैं, कुछ वायरसेस जो है एनवेलप के बगैर होते हैं। जो वायरसेस नॉन एनवेलप्ड होते हैं वो नेकेड वायरसेस भी कहलाते हैं, नॉन एनवेलप्ड वायरसेस भी कहलाते हैं।
जिनका एनवेलप होता है वो एनवेलप वायरसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो एनवेलप है ये क्या काम करता है? स्टेबिलिटी देता है, फूलिंग करता है। देखो ना, ये एनवेलप किसका हिस्सा है? अगर मेरे में वायरस जाए, मेरे से पार्ट ऑफ मेरी सेल मेम्ब्रेन ले जाए, अगर यही वायरस आके मुझे दोबारा टच करे तो मेरे सेल को लगेगा ना कि ये सेल मिलती जुलती है, फूल करता है। ये हमें हमारे होस्ट सिस्टम को फूल करता है कि यार मैं ताड़े वर्गा ही हूं, मुझे ले लो अंदर, वो फिर एंट्री में हेल्प करता। सो देयर आर टू थिंग्स, एक स्पाइक प्रोटीन्स पेप्लोमर्स, ये पेप्लोमर्स, और दूसरा एनवेलप, ये फूल करते हैं एंट्री मैकेनिज्म को, एंटर होने में मदद देते हैं वायरस को। ठीक है, फंक्शन इसका लिखी है, फंक्शन इसका जनरली डाल दिए। हूं बेटा इसकी तस्वीर लो, एम हो गया? हाँ, मिनट तो है किन्ने यकीन वे छड़ना वो वासियां लैन डियां सारियां, तू 4:30 छुड़ान दिया। जाओ घर जाओ, मैनू भी रेस्ट कर दो, तुसी भी रेस्ट करो। तुसी नहीं जाना, की करना तू? फिर सर ने आना, चलो चलो हो गया ये बेटा। सो वायरस की फंक्शनल एनाटॉमी ये है और बैक्टीरिया की फंक्शनल एनाटॉमी ये है। अब हमने पढ़ना है फंगस को। ये याद रखना, ये दिखता नहीं है, जो बनाया बोर्ड पे सब कूड़ है, जो सराइकी है वो समझ गए हैं, ये सब कूड़ है, ये दिखदा नहीं है, ये किसी को नहीं नजर आना, ये सारा दिमाग का खेड है। ऐसी सोचिए कि ऐसा है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए। ये वायरस एहो जिहा नहीं दिखता, किहो जिहा दिखता है, एहो जिहा। अंदर उसे जेनेटिक एंजाइम भी पाते हैं, न्यूक्लियोक एसिड भी पाता है, विच जीनोम भी सुटता, फिर अद्धियां नूं डीएनए करता, अद्धियां नूं आरएनए करता है। ये सब सोच का कमाल है, देखिया किसी ने कख नहीं कुछ। माइक्रोबायोलॉजी में लॉजिक को साथ साथ रखना। दिमाग खोलोगे तो दिमाग खुल जाएगा, दिमाग खोलोगे तो दिमाग खुल जाएगा, चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अच्छा अब बेटा ये सेंटर वाला साफ कर दे, अब फंगस को कर लेंगे 5 मिनट। अब 5 मिनट बेटा, मैं भी थक रहा हूं, ये साफ कर देगा बेटा। मेरा भी अब स्टेमिना ना बेटा, जब मैं आज से 15 साल तक, वो ये नहीं साफ करना, वो सेंटर वाला, जब आज से 15 साल पहले आया था ना, तो पढ़ाना कुछ नहीं आता था, लेकिन 6 क्लासेस पढ़ाता था। 15 सालों बाद जो है ना, वो ना मैं सुबह हाजिरी लगाने आया हूं, ना सुबह आया हूं, सिर्फ एक क्लास पढ़ानी है, और वो क्लास पढ़ानी थोड़ी थोड़ी आ गई है, बाकी कुछ नहीं आता। पेट में दर्द हो रही है, चाय की रिश्वत चल रही है। यार क्या ही अच्छा हो हमारे ना मुल्क में चाय की रिश्वत चल पड़े, जहां पे लाखों करोड़ों अरबों देते हैं, हम हजारों देते हैं, सिर्फ चाय की रिश्वत दें हैं। अब पुत्र खोली जरा के, मतलब खुली नहीं पई, पता नहीं तू केड़े पैसियां दी लैके आया, मौलवी लैके आया, खुली नहीं। चलो अब नेक्स्ट फंजाई। चाहते आप डांटा मैं नहीं डांटेगा, खासकर लेडी आप बहुत बात फंजाई। फंजाई के 2 ही शेप होते हैं, फंजाई के 2 ही शेप होते हैं। या तो वो शेप होगा यूनिसेलुलर इस तरह का, या ये शेप होगा यूनिसेलुलर शेप, उसमें एक ये बर्डिंग ऑफ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं हम यीस्ट। यूनिसेलुलर राउंड प्लियोमॉर्फिक, कहीं से बड निकल रहा है, किसी का बड बड़ा है, किसी की बडिंग छोटी है, किसी की मल्टीपल बर्ड्स हैं, किसी के एक बर्ड है। यीस्ट, ये यीस्ट क्या होती है? यीस्ट क्या होती है मतलब? सुबह खा के आए हो यार, सुबह खा के आए हो, डबल रोटी नहीं खाती, यीस्ट तो खाती है। ठीक है, शराब तो किसी ने नहीं पीती होगी, सबसे जी बेटा
नान 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 किसी ने खाया होगा ना, तो नान भी इसी यीस्ट से बनता है, ब्रेड भी इसी यीस्ट से बनती है। ठीक है, ये यीस्ट है वो जो यूनिसेलुलर फंजाई है। आपको एक आइडिया देता हूं, आप ऐसा करें, आप मैदा गूंदे, उसमें आप यीस्ट डालें, ठीक, यीस्ट के साथ उसके अंदर आप दही भी फेंक दें, क्या बनेगा? क्या बनेगा? जहर बन जाएगा। हाँ, आप ऐसा करें कि जो मैदा लिया, मैदे को गूंदा, आपको किसी को बेकिंग आती है? किसको आती है? मैदा लिया, उसको आपने गूंदा, गूंदते हैं ना, उसके बाद उसमें यीस्ट डालते हैं, उसको फिर गूंदते हैं अच्छी तरह, फिर उसको वो ऐसे करके हवा में ऐसे करके करते हैं, फिर उसको बेक करते हैं, ऐसे ही है ना। आप ना उसमें खाली यीस्ट ना डालें, साथ थोड़ा सा दही भी डालें और फिर उसको मिक्स करें, गूंदे, फिर क्या बनेगा? खटाई का आ जाएगा। ये खटाई वाली ब्रेड ना न्यूयॉर्क में 5 गुना महंगी मिलती है। न्यूयॉर्क की सावर ब्रेड मशहूर है। एक बेकरी खुली, उसने ब्रेड बनानी शुरू की, ब्रेड बनाते ना तो उसका ना मीडिया खराब हो गया, उसने ना लैक्टोबैसिलस दही ली, उसमें यीस्ट भी था और लैक्टोबैसिलस दही का जरासीम भी था, वो मिल गया, उसकी ब्रेड खराब हो गई। ब्रेड खराब हो गई, लेकिन था वो बड़ा ढीठ आदमी, उसने कहा मैं ये खराब ब्रेड ही बेचूंगा। वो ना खट्टी ब्रेड थी, कौड़ी कौड़ी लगती थी, खट्टी लगती थी। उसने कहा मैं भी ढीठ हूं, मैं इसी को बेचूंगा। एक बंदा आया उसके पास, उसने कहा ब्रेड दो, उसने खट्टी ब्रेड वही खराब दी। उसने कहा ये बड़ा स्पेशल सा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। उस आप पागल नहीं बेटा, गोरों का टेस्ट डिफरेंट होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, जो जिनको नहीं पता वो। उसने कहा ये ब्रेड का टेस्ट बड़ा अच्छा है। उसने जाके ना पेपर में लिख दिया सावर ब्रेड ऑफ न्यूयॉर्क। वो इतना हिट आर्टिकल हुआ, उसके पास हमें लाइनें लग गई कि हमें ये सावर ब्रेड, खट्टी ब्रेड खिलाओ। खट्टी ब्रेड के लिए लाइनें लग गई। उसने उसकी कीमत बजाय ब्रेड की 100 रुपया पहले, उसने वो 500 रुपए 10,000 रुपए फ्री ब्रेड बेचनी शुरू कर। वो इतनी मशहूर हो गई कि साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने कहा ये बनाता कैसे है खट्टी ब्रेड। उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो पता लगा कि उसमें दही मिक्स हो गया। ठीक है, हिट होना पागल नहीं पुत्र, ये पागलानी खेल नहीं है दुनिया, नोट सब लोग गिनने आते हैं पुत्र। अच्छा, ये यीस्ट है, ये मैंने वैसे आपको ऑफ द रेफरेंस एक बात, सावर ब्रेड जो है बड़ी महंगी बिकती है बेटा, दुनिया में बड़ी महंगी बिकती है। किसी को आइडिया हो, किसी ने चलानी हो तो चला सकता है। अच्छा, अब फंगस कैसी होती है बेटा, मैं तुम पढ़ा तो नहीं चुकिया पहले, मैं दस दियो, अगर मैं पढ़ा बैठा तो मैं तेन चेंज कर लेना। एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूट देती है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूट दे रही होती है। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर हल्का हल्का सा चढ़ा होता है, दाने दाने होते हैं, इनको हम स्पोर्स बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पोर्स। स्पोर्स काम करते हैं बीज का, स्पोर्स काम करते हैं बीज का, और इसका काम क्या होता है? न्यू जनरेशन को स्टार्ट करना, न्यू जनरेशन को स्टार्ट करना। फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या होता है? वो फ्रूटिंग बॉडी या सीड बनाती है। फ्रूटिंग बॉडी फ्रूट देती है ना, सीड बनाती है या फ्रूट देती है या कोई चीज देती है। तो फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजियम का मकसद है कि हमने वो स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं जिन्होंने आगे हमारी प्रजाति चलानी है। ठीक है, ये जो है कनेक्टेड होता है विद ए लॉन्ग एरियल हाइफी, विद ए लॉन्ग एरियल हाइफी, इसको हम बोलते हैं एरियल हाइफी। एरियल हाइफी, इसका काम होता है फ्रूटिंग बॉडी को प्रोटेक्ट करके ऊपर लेके जाना, फ्रूटिंग बॉडी को प्रोटेक्ट करके ऊपर लेके जाना ताकि डिस्पर्सल आसान हो, फ्रूट को डिस्पर्स करने में एड करना, ऊंचा कर देना ताकि हवा से कैरी हो जाए।
ये फ्रूट हाइफी आमतौर पे कई दफा इनमें एक न्यूक्लियस होता है, कई दफा इनमें 3 या 2 न्यूक्लियस होते हैं, कई दफा इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कभी कभी सिंगल न्यूक्लियस के होते हैं। और ये इसलिए होते हैं कि इनकी पोल्ड डिवीजन होती है। हाइफी का एक सेल जो है वो दूसरे सेल से कनेक्शन के लिए एक पोरस न्यूक्लियर वॉल बनाता है, उसके दरमियान में सुराख होता है। कभी कभी वो भूल जाए वॉल बनानी, तो फिर ऐसा लगता है जैसे 3 इकट्ठे न्यूक्लियस पड़े हुए। वॉल बनानी भूल गया तो 3 इकट्ठे हैं या 2 इकट्ठे हैं, वॉल बना दी तो वो एक ही पड़ा हुआ है। हाइफी के दरमियान सेंटर में नीचे ग्राउंड पे सेम हाइफी होते हैं और भी, इनको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम ही कहते हैं ना? नहीं, माइसीलियम या हॉरिजॉन्टल हाइफी। माइसीलियम और हॉरिजॉन्टल हाइफी। अब ये हॉरिजॉन्टल हाइफी कई होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाए तो इनको बोलते हैं माइसीलिया, बहुत ज्यादा हो जाए तो माइसीलिया, अदरवाइज ग्राउंड हाइफी और हॉरिजॉन्टल हाइफी। इनको ग्राउंड हाइफी भी बोलते हैं। ग्राउंड हाइफी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। एरियल हाइफी का काम होता है डिस्पर्सल में एड करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद ये ग्राउंड हाइफी नीचे सरफेस में एम्बेड हुए होते हैं। अब ग्राउंड हाइफी जो हैं उनका काम है डाइजेशन करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना, एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना टू दी एरियल हाइफी, और एरियल हाइफी ट्रांसपोर्टेशन, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है टू द फ्रूटिंग बॉडी जहां न्यूट्रिशन चाहिए। अब ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है एक्सो एंजाइम्स हैं, जो कि ये सेल्स सिक्रीट करते हैं इन दी मीडिया। मीडिया कैन बी ए पोटैटो, कैन बी ए ब्रेड, कैन बी ए लिविंग डेड लीफ, कैन बी ए लिविंग डेड फ्रूट, कैन बी ए रॉटन मीट। कोई भी चीज जो डेड है उसके ऊपर ये ग्रो करेगी, तो ये एंजाइम फेंकेगी, वो एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे, वो जब एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करेगी टू एरियल हाइफी, और वो इसको ले जाएंगे न्यूट्रिशन को टू दी फ्रूटिंग बॉडी। ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है हाइफी और एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये होंगे कैसे? ये बहुत सारे होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई इनसे भी ऊपर होगा, इस तरह का चीज। ठीक है, लेकिन जब हमें माइक्रोस्कोप पे देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप में शायद ये इस तरह की एक डंडी नजर आ जाए, या एक राउंड करके स्पोर नजर आ जाए, या छोटा सा स्पोर्स नजर आ जाए। या तो छोटे छोटे स्पोर्स नजर आएंगे, छोटे छोटे स्पोर्स, या पूरा स्पोरेंजियम नजर आ जाएगा, या ऐसे करके हाइफी की ट्यूब्यूल्स नजर आ जाएंगे। नेवर लाइक दिस। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया? हाँ बेटा, वो ये स्पोरेंजियम खाली स्पोरेंजियम नहीं होता, इनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। कोई ट्रायंगुलर है, कोई ट्यूलिप की तरह का है, कोई डायमंड शेप है, कोई किसी की रूट्स है अलहदा और उसकी ग्राउंड माइसीलियम अलहदा है। जब ये चीजें अलहदा होती हैं तो इनको अलहदा नाम दे दिए जाते हैं। वो कोई आपने पढ़ा होगा, राइजोइड्स पढ़ा होगा। वो अभी बेटा साड़ी फंगस बड़े चंगी नहीं है, साड़ी बटने की फंगस नहीं चंगी है, अपनी फंगस बहुत माठी है। मुझे नहीं याद आ रहा है, पता नहीं याद सिंगल ट्रैक की वजह तो नहीं याद आ रही है, वैसे नहीं। राइजोसफियर होता है मेरे ख्याल में,
शायद कहते हो, पता नहीं किसी और मतलब किसी और बुक में शायद लिखा हो, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो माइसीलियम ही पढ़ा है। माइसीलियम इज द मैशवर्क, माइसीलिया एक अकेला, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हाइफी अगर उसको एक में कहें तो हो सकता है उसको कहते हो, मुझे नहीं। साधारण पुत्र फंगस बड़ी कमजोर आ, ये वेटनेरियन की एको चीज कमजोर आ, वो है फंगस, क्योंकि फंगस जानवर ਨੂੰ होंदी ही नहीं बीमारी, ਆਪਾਂ पढ़ी ही नहीं कभी। वैटनेरियन वास्ते फंगस ने जेडे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने ना, टॉक्सिन्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल जो फूड खाता ना वो होंगे साढ़े वास्ते ਇਹਦੇ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट ने, ਇਹਦੇ टॉक्सिन्स बड़ी इंपॉर्टेंट ने। लेकिन एज सच तू कहें कि सानू सारे स्पोरेंजियम के सारे फॉर्मेशन सारे पता नहीं, तो मेरा ख्याल बड़े घट एक अद्धा कोई वेटनेरियन होना है जिन्हें कहना है कि मैं फंगस का एक्सपर्ट हाँ, मन मेरे को फंगस है। वेटनेरियन की फंगस बहुत माठी होती है, जनरली बहुत माठी। डॉक्टर की फंगस बहुत स्ट्रांग होती है, वेटनेरियन की माइकोटॉक्सिन बहुत स्ट्रांग होती है। डॉक्टर को वो माइकोटॉक्सिन पता भी नहीं होनी है जिनसान पता, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जानवरों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स और माइकोटॉक्सिन्स के लिए, हम वो इतना पढ़ते हैं कि उसकी मिल्क मार देते हैं। तो डॉक्टर जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन की स्किन पे ना फंगल इन्फेक्शन काफी होती है, वो इसको बड़ा देर से पढ़ते हैं। ठीक है जी बेटा। रोशन तू ना एक काम कर, रोशन है नाम तेरा, रोशन ही, मैं रोशन रखता तब तू रोशन है बेटा। आज का लेक्चर खत्म हो गया, ये बेटा बंद कर लो, बंद कर लो, और आज का लेक्चर खत्म हो गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और मैं जा दूँ ये वहां पे।